पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students and welcome back to the next lecture of mathematics. Today's topic of discussion is बच्चों लीनियर प्रोग्रामिंग। लास्ट लेक्चर में मैथ्स के हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था। We have completed the application of calculus in commerce and economics, linear regression, and this is the last and the most important part of section C. ISC board के लिए it is a part of the section C, and in CBSE board also this particular chapter is of very much importance. आपको इसमें जो क्वेश्चन मिलेगा that will not be having any choice. It is mandatory to do a question on linear programming. तो ध्यान से समझेंगे बच्चों। अच्छा, इस पर्टिकुलर चैप्टर में प्रॉब्लम इसलिए होती है because we are not able to relate linear programming with the real world. हम अपने आसपास की दुनिया से या व्यावहारिक भाषा में लीनियर प्रोग्रामिंग को रिलेट नहीं कर पाते। यही कारण है कि हम इस चैप्टर को ठीक से समझ नहीं पाते। हमें ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट आई प्रॉमिस यू दैट बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी 100% satisfied with all the concepts of linear programming. This will be a one shot lecture. हम सिंगल लेक्चर में ही सभी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे along with the numerical problems. तो सबसे पहले जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, it is very important to understand the physical significance of studying a chapter. कोई भी चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करूं तो देखो बच्चों, लीनियर प्रोग्रामिंग एक मैथमेटिकल टूल है जो मुझे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। अब ऑप्टिमाइज से आप क्या समझते हो? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं, आप में से बहुत से लोग जो मेरा लेक्चर ये देख रहे हैं वो बहुत से यूट्यूब लेक्चर्स देखते हैं। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है? व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट? आप यही चाहते हो कि छोटे से छोटे लेक्चर में आपको सारी बातें पता चल जाएं, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएं, बोर्ड के भी एक दो क्वेश्चन हो जाएं और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। मतलब आप चाहते क्या हो? आपका रिक्वायरमेंट क्या है? यू वांट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ठीक, अब इस पे कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है? कंस्ट्रेंट्स ये, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या क्या कंडीशंस हैं। भाई कंस्ट्रेंट ये है कि अब आपके पास उतना टाइम भी नहीं है, आप चाहते हो कि छोटा सा लेक्चर भी हो। भाई आजकल अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस ज्यादा चल रहे हैं, बट एजुकेशनल वीडियोस हमेशा बहुत शॉर्ट नहीं हो सकते। मैं 10 मिनट के लेक्चर में आपको लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं समझा सकता, या मैं 5 मिनट के लेक्चर में आपको सोलेनॉइड नहीं समझा सकता। उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। बट रिक्वायरमेंट क्या होती है? एज अ स्टूडेंट भाई हम भी अगर कोई टॉपिक नेट से पढ़ना चाहते हैं तो हम यही चाहते हैं कि कम से कम समय में हमारा काम पूरा हो जाए। ठीक, तो वीडियो देखने की आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? क्लैरिटी होनी चाहिए, वॉइस क्लियर होना चाहिए, पिक्चर क्लियर होना चाहिए। जितने छोटे से छोटा वीडियो हो उतने कम टाइम में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और समझ में भी आए। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है। तो अगर मैं आपकी इस पूरी प्रॉब्लम को एक मैथमेटिकल इक्वेशन से लिख दूं तो वो टूल जो मैं इस्तेमाल करूंगा उसको मैं बोलूंगा लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग वो मैथमेटिकल टूल है जिससे मैं एक प्रॉब्लम डिजाइन करता हूं और फिर कुछ मैथमेटिकल मेथड्स के थ्रू उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता हूं। तो आपके सिलेबस में बच्चों सिर्फ ग्राफिकल मेथड है। हम एक लीनियर प्रोग्राम डिजाइन करेंगे, एक प्रॉब्लम डिजाइन करेंगे और उस प्रॉब्लम को हम ग्राफिकल मेथड से बच्चों सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल मेथड। ठीक है ना? अच्छा, ये ग्राफिकल मेथड आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है, बहुत सिंपल है, मैं आपको 5 से 10 मिनट में बीच में समझा दूंगा कि कैसे आपके ग्राफ बनने वाले हैं। क्लियर? अच्छा, अब कुछ और आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक टीचर हूं, मैं एक सैलरीड पर्सन हूं, मुझे सैलरी मिलती है, बट मैं क्या चाहूंगा कि मुझे जो भी सैलरी मिल रही है उसको मैं ऐसे यूटिलाइज करूं, ऐसे इन्वेस्ट करूं कि मुझे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा मिले। जैसे आप स्टूडेंट हो, आपको पॉकेट मनी मिल रही है, फॉर एग्जांपल आपको एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज मिल रहा है, तो आप क्या चाहते हो? उस एक्स अमाउंट को आप ऐसे मैनेज करो कि आपकी सभी ख्वाहिशें भी पूरी हो जाएं, मूवी भी हो जाए, रिक्वायरमेंट भी हो जाए, घूमना फिरना भी हो जाए और बाय द एंड ऑफ द मंथ कुछ पैसा बच भी जाए।
फाइन, तो ये आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है, आप यही चाहते हो। एक सैलरीड पर्सन भी बच्चों ऐसे ही चाहता है। ऐसे ही बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक फैक्ट्री सेटअप की, फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने एक फैक्ट्री सेटअप की, तो मैं क्या चाहूंगा, मैं यही तो चाहूंगा कि कम से कम पैसा खर्च करके मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, राइट। या फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग 3 बेसिक प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। पहली है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, मैं आपको प्रॉब्लम के हिसाब से समझाता हूं। पहली है बच्चों मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम क्या बताती है? मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम का मतलब, फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेसमैन हूं, ठीक, मैं 3-4 आइटम बना रहा हूं, ए बी सी, ठीक, तीनों के अलग अलग मार्केट हैं। अब मैं किस क्वांटिटी में इनको बनाऊं कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। अच्छा, मान लो ए है वो x रुपए में बिकता है, ये y रुपए में बिकता है, ये z रुपए में बिकता है, ठीक, और इसकी मैं स्मॉल ए क्वांटिटी बना रहा हूं, इसकी स्मॉल बी क्वांटिटी बना रहा हूं, इसकी स्मॉल सी क्वांटिटी बना रहा हूं। तो एज अ बिजनेसमैन मैं क्या चाहूंगा कि मेरा जो क्वांटिटी का रेशियो हो वो ऐसा हो कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। फाइन, तो ये जो पहला केस है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। दूसरा है बच्चों डाइट प्रॉब्लम। डाइट प्रॉब्लम, देखो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे, ध्यान समझेंगे, प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज करेंगे। अच्छा, डाइट प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, डाइट प्रॉब्लम में आप डाइटिशियन के पास आजकल जाते हो, वो कहता है भाई कीटो डाइट पे आ जाओ, मतलब आप कम से कम खाओ और ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन ले लो। तो आप क्या चाहोगे, यू वांट टू मैक्सिमाइज योर न्यूट्रिएंट कंटेंट, आपको जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो। तीसरी प्रॉब्लम जो आपको डिस्कस करनी है दैट इज बच्चों ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर थ्योरी पढ़ा रहे हैं, बट 5 से 10 मिनट इन्वेस्ट कर लो, उसके बाद न्यूमेरिकल ऐसे चुटकी बजा के होगा। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ही इंपॉर्टेंट भी है, थोड़े से बच्चों को मुश्किल भी लगती है। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का क्या मतलब है, मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हो और आपके पास 3 गोडाउन्स हैं या 2 गोडाउन्स हैं, मान लीजिए ए और बी, ठीक, आपको एक सामान डिलीवर करना है एक्स को, फाइन। अच्छा, एक्स ने जो सामान मंगाया है वो 2-3 तरीके का है। जैसे आप समझ लो आजकल आप अमेजोन से सामान मंगाते हो, तो आप क्या करते हो, एक बार में 3-4 सामान ऑर्डर करते हो। बट अक्सर आपने देखा है, अक्सर क्या मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये है कि अगर वेंडर अलग अलग है तो सारा सामान एक ही दिन नहीं आता, किसी की डिलीवरी मान लीजिए 2 दिन बाद है, किसी की 3 दिन बाद है, फाइन। तो हम क्या चाहते हैं, हम अपने सामान का ट्रांसपोर्टेशन ऐसे प्लान करें कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम। भाई आपने देखा है, अगर आप अमेजोन पे प्राइम मेंबर नहीं हो या अश्योर्ड फ्लिपकार्ट के एफ अश्योर्ड मेंबर नहीं हो तो क्या होता है, आपको डिलीवरी चार्ज देना पड़ता है। तो ये डिलीवरी चार्ज आप देखते हो कि अलग अलग केसेस में अलग अलग होता है, फाइन। तो एज अ बिजनेसमैन अगर मान लो आप अमेजोन के ओनर हो तो आप क्या चाहोगे, आप यही चाहोगे कि सामान तो आप डिलीवर कर रहे हो बट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम हो। क्योंकि अगर मान लीजिए 100 रुपए के सामान में 80 रुपए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो एज अ कंज्यूमर मैं आपसे सामान क्यों खरीदूंगा, बिल्कुल नहीं खरीदूंगा। मैं ओपन मार्केट पे जाके 150 रुपए का सामान खरीद लूंगा। भाई 150 रुपए में मेरे घर के पास की दुकान पे वो सामान मिल रहा है, अमेजोन पे वो 100 रुपए का मिल रहा है, मैं प्राइम मेंबर नहीं हूं और आप 80 रुपए डिलीवरी चार्ज ले रहे हो, तो मैं क्यों लूंगा आपसे सामान, मैं 150 रुपए में ओपन मार्केट से ले लूंगा। तो ये एक वेंडर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करके रखे। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम देखेंगे दैट विल बी मिनिमाइजेशन ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन है बच्चों जो हमें पढ़ने हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, डाइट प्रॉब्लम एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक। ये तो सवाल हो गया हमें पढ़ना क्या है, बट द बिग क्वेश्चन इज पढ़ना कैसे है, कैसे। मैं अभी कहानी तो मैंने आपको बता दी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा कि सर ऐसा करेंगे, उसके बाद मैन्युफैक्चर कॉस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे, न्यूट्रिएंट्स मैक्सिमाइज करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज करेंगे, बट कैसे। भाई लीनियर प्रोग्रामिंग तो एक मैथमेटिकल टूल है, तो मैं प्रोग्रामिंग में इक्वेशंस कैसे बनाऊंगा। पहली चीज तो समझिए, आपका चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, तो जितनी भी इक्वेशंस इन्वॉल्व होंगी ना बच्चों वो लीनियर ही होंगी, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, फाइन। अब कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे पहला टर्म जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन।
ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब वो गोल जो आप अचीव करना चाहते हो। क्या हो सकता है वो? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स को मैक्सिमाइज करना हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना हो सकता है। ठीक है ना? तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो चीज है जो हमें अचीव करनी है। हमेशा बच्चों आपके क्वेश्चन की जो लास्ट लाइन होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वही आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन का हिंट दे देगा। जैसे मान लीजिए आपसे उसने कहा what quantities should be transported from go down A to B so as to minimize the transportation। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? मिनिमाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। 99% आपके क्वेश्चन की लास्ट लाइन, इसको नोट कर लीजिए, ध्यान से समझिए, लास्ट लाइन आपको यह बताएगी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। ठीक, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम z से लिखेंगे। z कुछ ऐसा होगा, ax प्लस बी वाई। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। z आपका कुछ ऐसा होगा ax प्लस बी वाई, जहां पर a और b आपके कांस्टेंट्स होंगे। ठीक है ना, वो जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाओगे समझ में आता जाएगा। x और y बच्चों आपके वेरिएबल्स होंगे। ठीक, तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है फीजिबल रीजन। अब इसमें बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। बुक्स में आप देखते हो फीजिबल रीजन, तो देखो हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें कहानी कथा से तो कोई मतलब है नहीं, तो हमें वो चीज फोकस करनी है जो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके दे। तो फीजिबल रीजन का मतलब हुआ हमारा वो रीजन जो हमारे सभी कंस्ट्रेंट्स में कॉमन है। अब यहां पर कंस्ट्रेंट समझना भी जरूरी है। कंस्ट्रेंट मतलब वो लिमिटेशंस, वो सीमाएं जो हमारे क्वेश्चन में हैं, हमें जो रूल्स अबाइड करने हैं, जो कंडीशंस अबाइड करनी है। मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि मेरे पास एक गोदाम है जहां पे मैं 500 आइटम से ज्यादा नहीं स्टोर कर सकता, और x इज द नंबर ऑफ आइटम्स जो मैं खरीद रहा हूं। तो कंस्ट्रेंट क्या हो गया? x शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 500, क्योंकि भाई मेरे गोदाम में 500 से ज्यादा सामान रखने की जगह ही नहीं है, तो मैं 500 से ज्यादा सामान तो खरीद ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो ये सब इनडायरेक्टली क्वेश्चन में दिया होगा, आपको दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। ठीक है, वो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। तीसरी चीज, और मैं बात कर रहा था फीजिबल रीजन। तो फीजिबल रीजन क्या है? सभी कंस्ट्रेंट्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं, कहानी पे मत जाइएगा कि बुक में लिखा है कॉन्वेक्स रीजन है, ठीक है वो आप बुक से पढ़ लेना, थ्योरी है कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन में कैसे करना है। मान लीजिए अब जैसे मैं आपको वही यूट्यूब वीडियो की ही एग्जाम्पल दूं, आपने कई वीडियो देखे तो आपने क्या देखा? आपने देखा सबसे ज्यादा लाइक्स किस में है, सबसे ज्यादा व्यूज किस में है, कमेंट्स किस में थोड़े से अच्छे हैं, और सबसे ज्यादा छोटा कौन सा है। तो हर बंदे का परसेप्शन अलग अलग है। कोई बहुत हो सकता है, कोई टीचर किसी दूसरे टीचर का वीडियो देख रहा हो तो वो चाहेगा जितना इलेबोरेटेड वीडियो हो उसे उतना ही समझ में आएगा। तो ये जो फीजिबल रीजन है ये सभी कंस्ट्रेंट्स का कॉमन पॉइंट है। समझ रहे हो? एक ऐसा रीजन जो सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो। और मुझे करना कैसे है? ये मुझे बच्चों ये ग्राफ से करना है। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि ग्राफ कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब मैं समझ गया हूं कि मुझे करना क्या क्या है। मुझे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम पढ़नी है, मुझे डाइट प्रॉब्लम पढ़नी है, मुझे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पढ़नी है। मेरे सामने 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट्स और फीजिबल रीजन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो काम जो मुझे करना है, कंस्ट्रेंट्स जो मेरे पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, और फीजिबल रीजन उन सभी रिस्ट्रिक्शंस को का पालन करते हुए, उन सभी रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए जो कॉमन रीजन मैंने निकाला वो ही मेरा आंसर होगा। मेरे फीजिबल रीजन में ही मेरी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी, ध्यान रखेंगे। इसी रीजन में मैक्सिमा और मिनिमा होगा। मैक्सिमा एंड मिनिमा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हो सकता है मुझे कॉस्ट मिनिमाइज करनी हो या प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना हो। ठीक है ना, तो ये है बच्चों वो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए लेक्चर शुरू करने से पहले और टॉपिक शुरू करने से पहले। अब मैं आपको बताता हूं कि फीजिबल रीजन से आप मैक्सिमम मिनिमम निकालोगे कैसे। ठीक है ना, ये ग्राफिकल मेथड है, आप 11वें में पढ़ चुके हो, मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाऊंगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं कैसे इसको करेंगे। चलिए नाउ चेक आउट द ग्राफिकल मेथड कि कैसे मैं फाइनल अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालूंगा। देखिए अब ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। ये वो फंक्शन है या वो चीज है
वो कंडीशन है जो मुझे अचीव करनी है। दूसरी चीज, मैंने फीजिबल रीजन निकाल लिया है। फीजिबल रीजन कैसे निकाला होगा, मेरी जो भी कंस्ट्रेंट इक्वेशंस होंगी इनइक्वालिटीज के साथ मैं उन्हें प्लॉट करूंगा, उसके बाद सभी इनइक्वालिटीज से जो कॉमन रीजन होगा वो मैं फीजिबल रीजन बोलूंगा। फाइन है, ये हम ऑलरेडी 11th में कर चुके हैं। अभी जब प्रॉब्लम करूंगा तो आपको याद आ जाएगा कि कैसे किया था। फाइन, चलो अब दो कंडीशन है बच्चों। पहली कंडीशन, हो सकता है कि मेरा फीजिबल रीजन बाउंडेड हो। बाउंडेड का मतलब क्या है, देखिए मैंने आपको ग्राफ से समझाया हुआ है। ये मेरी पहली लाइन थी, ये मेरी दूसरी लाइन थी। लाइन मतलब मेरे कंस्ट्रेंट्स, ठीक है ना। और ये जो हाईलाइटेड पार्ट है, दिस पार्ट, दिस इज माई फीजिबल रीजन। वॉट एवर द कंडीशन वॉज, कुछ भी कंडीशन थी वो प्रॉब्लम में समझ में आएगा। पहले हमें लॉजिक समझना है कि करना क्या है। मान लेता हूं ये मेरा फीजिबल रीजन आया, ठीक। तो अब फीजिबल रीजन में सबसे पहले मैं कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढूंगा। दीज आर माई कॉर्नर पॉइंट्स, निकाल सकता हूं, बहुत आसान है भाई। ग्राफ से मैं इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, ये ओरिजिन है, ये वो पॉइंट है जहां पर ये वाली लाइन वाई एक्सिस को काट रही है, ये वो पॉइंट है जहां पर ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को काट रही है। ये सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, आप 8th 9th 10th 11th में सब करते आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन, अब बच्चों कॉर्नर पॉइंट्स मान लीजिए आ गए ए बी सी और डी, ठीक। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरे पास है z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक। अब इन सभी पॉइंट्स पे मैं z की वैल्यू निकालूंगा। ये तब करना है जब मेरा फीजिबल रीजन बाउंडेड है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, सीबीएसई बोर्ड में रिड्यूस सिलेबस में अनबाउंडेड का केस हट गया है, तो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को अनबाउंडेड की कंडीशन पढ़नी ही नहीं है। बट आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अनबाउंडेड और बाउंडेड दोनों है, तो मेरा लेक्चर दोनों बोर्ड्स को कवर कर रहा है। बहुत से स्टेट बोर्ड्स ने अनबाउंडेड हटा दिया है। चलिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, बाउंडेड रीजन निकाल लिया। बाउंडेड रीजन के बाद मैंने कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लिए। कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के बाद हर कॉर्नर पॉइंट पे मैंने z की वैल्यू निकाली। मान लिया z की वैल्यू a पे आती है 2, z की वैल्यू b पे आती है 6, z की वैल्यू c पे आती है 10, z की वैल्यू d पे आती है -6, ठीक। अब इन चारों में से देखो कौन सा वैल्यू सबसे ज्यादा है। भाई 10 सबसे ज्यादा है, इसको मैंने कैपिटल M बोल दिया। -6 सबसे छोटा है, इसको मैंने स्मॉल m बोल दिया। तो ये कैपिटल M और स्मॉल m ही मेरे सॉल्यूशंस हो गए। भाई मैंने एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम डिजाइन क्यों की थी, मैंने इसलिए डिजाइन की थी क्योंकि मुझे एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एनालिटिकली सॉल्व करना था और मैक्सिमा और मिनिमा निकालना था। तो यहां पर जो बच्चों सोल्यूशन वाला पार्ट है वो मैंने ग्राफ से किया है। मैंने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया, मैंने उसके बाद कंस्ट्रेंट्स लिखे, फीजिबल रीजन निकाला, कॉर्नर पॉइंट्स निकाले। बहुत सिंपल है। कॉर्नर पॉइंट्स पे मैंने z की वैल्यू चेक की, जो सबसे ज्यादा थी वो मैक्सिमम, जो सबसे कम थी वो मिनिमम। क्वेश्चन इज सॉल्व। फाइन, अब ये कैसे अप्लाई करेंगे ये अभी हम देखते हैं आगे। अब आते हैं दूसरे केस पे बच्चों। दूसरा केस है मेरा अनबाउंडेड का। क्या हो अगर मेरा अनबाउंडेड ग्राफ आए, तो सबसे पहले समझो कि अनबाउंडेड का मतलब क्या हुआ। देखिए ये दोनों मेरी इक्वेशंस हैं। एक जो येलो लाइन दिख रही है वो कोई एक कंस्ट्रेंट इक्वेशन है, जो रेड लाइन है वो दूसरी कंस्ट्रेंट इक्वेशन है, और मैंने मान लिया कि जो फीजिबल रीजन है वो ये है, ये। अब आप देखो कि फीजिबल रीजन अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड का मतलब इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, ये शुरू तो हो रहा है एक पॉइंट पे बट खत्म कहां हो रहा है हमें नहीं मालूम। ये उसकी बाउंड्री है, यहां से और ये और इसके ऊपर वो हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है। ये हर जगह मेरा बाउंडेड रीजन एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहां पर देखिए कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हुए बच्चों, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। तो मुझे 3 कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स पे मैंने कैपिटल M और स्मॉल m की वैल्यू निकाल ली। फाइन, कैपिटल M और स्मॉल m की वैल्यू निकालना बहुत आसान है भाई। कैसे निकालेंगे, कॉर्नर पॉइंट से मैंने z निकाला, z पे जो मैक्सिमम थी और जो मिनिमम थी वो वैल्यू मैंने निकाल ली। अब मान लीजिए जैसे मैक्सिमम वैल्यू आई से 2 या 20 आई मैक्सिमम वैल्यू, और मान लीजिए मिनिमम वैल्यू आ गई 3, मान लेता हूं आपको समझाने के लिए। और मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था 2x + 3y, ठीक। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना है। तो
2x प्लस 3y ग्रेटर देन 20 और 2x प्लस 3y इज लेस देन 3। देखिए ध्यान से देखिए, z इज ग्रेटर देन m एंड z इज लेस देन m। ये दो लाइन मुझे और प्लॉट करनी पड़ेंगी। अगर मुझे मान लीजिए मैक्सिमाइज करना है तो मुझे ये लाइन प्लॉट करनी पड़ेगी, इसी ग्राफ में मुझे ये लाइन प्लॉट करनी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। मान लेता हूं कि इस ग्राफ पे फॉर एग्जाम्पल ये लाइन आती है, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर दूं ताकि आपको समझ में आए। मान लेता हूं इसी ग्राफ पर ये लाइन आती है कुछ ऐसी, ये ऑरेंज वाली लाइन मेरी आ गई, z इज ग्रेटर देन m। अब समझेंगे, अगर z इज ग्रेटर देन m और मेरा फीजिबल रीजन बिल्कुल अलग आ रहे हैं, मतलब कोई कॉमन रीजन नहीं है, फीजिबल रीजन मैं निकाल चुका हूं। इस पॉइंट, इसको वीडियो को पॉज करिए और इस पॉइंट को ध्यान से नोट करिए, स्पेशली आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स। सीबीएसई में तो अब ये हट गया है, ठीक है। चलो, तो मैं क्या करूंगा, z इज ग्रेटर देन m की लाइन मैंने बनाई। z इज ग्रेटर देन m की लाइन बनाने के पास मैंने देखा ये जो इनइक्वालिटी आई है इस लाइन में और मेरे फीजिबल रीजन में अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, आई एम अगेन रिपीटिंग, z इज ग्रेटर देन m और मेरे फीजिबल रीजन में अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो दिस इज माई मैक्सिमम वैल्यू। सीधे ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कॉस्ट मिनिमाइज करनी है और ऐसा अनबाउंडेड रीजन आ गया, तो मैं z इज लेस देन m की लाइन बनाऊंगा। ऐसी ही मान लीजिए लाइन है और z इज लेस देन m की लाइन में अगर कोई रीजन फीजिबल के साथ कॉमन नहीं है तो वो मेरा सीधे सीधे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक, ये एक डिफरेंट अप्रोच है, थोड़ा सा अलग है। लास्ट में आपके पास जो भी बुक है, आईएससी बोर्ड वाले आई गेस ML अग्रवाल रेफर कर रहे होंगे या RDRS एनसीबीएसई वाले NCERT, किसी भी बुक में इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको इतना पार्ट ध्यान रखना है। एक स्पेशल केस है, इसका क्वेश्चन आपको बहुत ही रेयरली मिलेगा। अगर m और m, कैपिटल M और स्मॉल m रखने पर मुझे सेम ही वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब जिस भी लाइन की मैं बात कर रहा हूं उस लाइन के हर पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं है। फाइन। अच्छा, एक और चीज मैं यहां पर रिवाइज कराना चाहूंगा, कौन सी इनइक्वालिटी कैसे ओपन हो रही है ये मुझे पता चलता है कि ओरिजिन उस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी में आ रहा है कि नहीं। ये 11th में आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ चुके हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन, तो उसका अप्रोच यही था। हम चेक करते हैं भाई हमें कैसे पता कि रीजन ग्राफ के ऊपर वाला है या नीचे वाला है। तो हम कोई पॉइंट उठाते हैं, कोई भी रैंडम पॉइंट जो मुझे ग्राफ में दिख रहा है उस पॉइंट पे वैल्यू रखता हूं। अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है तो रीजन लाई कर रहा है, अदरवाइज नहीं। वो अभी क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब बच्चों, मैं तीनों केसेस का एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा पूरा प्रॉपर तरीके से। मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन एक डाइट का क्वेश्चन और एक ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन। फाइन, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं ताकि आपका फाइनली ये वो पार्ट है जो आपको मार्क्स स्कोर करके देगा। बट अगर अभी तक का कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। चलिए बच्चों, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को डिकोड करेंगे। अगर क्वेश्चन को डिकोड कर ले गए तो सोल्यूशन बहुत ही आसान है, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं। चलिए लेट्स चेक आउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है अ कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ स्वेटर्स। एक कंपनी है जो 2 तरीके के स्वेटर बनाती है, स्वेटर ए और स्वेटर बी। ठीक, जो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है पहले मैं नोट करता जाऊंगा, फिर आप समझोगे कि कैसे हो रहा है। इट कॉस्ट 360 टू मेक अ स्वेटर ए को बनाने की कॉस्ट कितनी है 360 रुपए पर स्वेटर, और बी को बनाने की कॉस्ट कितनी है 120 रुपए पर स्वेटर। फाइन, द कंपनी कैन मेक एट मोस्ट 300 स्वेटर्स। अच्छा, ए प्लस बी इनको मिला के जो मैक्सिमम है वी कैन मेक 300 स्वेटर्स, मतलब मैक्सिमम 300 स्वेटर बना सकता है। इसका मतलब दोनों को मिला के, और मैक्स इन्वेस्ट कितनी कर सकते हैं, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है 72,000 रुपए
पर डे। फाइन। दूसरा क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्वेटर्स बी कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ स्वेटर्स ऑफ टाइप ए बाई मोर देन 100। ठीक है ना, मतलब स्वेटर बी स्वेटर ए से 100 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। ठीक है ना, दैट मीन्स स्वेटर बी शुड बी लेस देन इक्वल टू ए प्लस 100। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है मैं पहले लिखता जा रहा हूं, आप भी सबसे पहले रफ में एक बुलेट्स में ये छोटे छोटे पॉइंट लिख लोगे। ठीक। अब कह रहा है इफ द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 200 फॉर ईच स्वेटर ऑफ टाइप ए, इस पर प्रॉफिट है 200 का प्रॉफिट है और इस पे 120 रुपए का प्रॉफिट है, देन हाउ मेनी स्वेटर्स ऑफ ईच टाइप। अब देखिए अगर आपको याद हो मैंने आपसे बोला था हमेशा क्वेश्चन की लास्ट लाइन में ही मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन छुपा है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या कह रहा है कि कितने स्वेटर बनाए जाएं किस टाइप के कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। बहुत सिंपल है, मान लेता हूं लेट एक्स टाइप ए के बन रहे हैं एंड वाई टाइप बी के बन रहे हैं। ठीक। अब मुझे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होना चाहिए, प्रॉफिट। ठीक। अब देखो 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ए स्वेटर पे और ए के मैंने कितने बनाए हैं, एक्स, तो कितना प्रॉफिट होगा 200x। ठीक। बी के एक स्वेटर को बनाने पर 120 रुपए का प्रॉफिट है और मैंने मान लिया है कि बी के मैंने वाई स्वेटर्स बनाए तो कितना हुआ 120y। यही बच्चों मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होना चाहिए जो मुझे मैक्सिमाइज करना है। सबसे पहला काम ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहचानना। आई होप आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहचान रहे हो। ठीक। अब आते हैं कंस्ट्रेंट्स पे, जिस पर मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम थी कि भाई कंस्ट्रेंट्स कैसे निकाले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कंस्ट्रेंट्स कैसे निकाले जा सकते हैं। चलो अब देखो क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या कह रहे हैं, ए को बनाने में 360 रुपए लग रहा है और बी को बनाने में 120 रुपए लग रहा है। ठीक है। द कंपनी कैन मेक एट मोस्ट 300 स्वेटर्स। 300 से ज्यादा स्वेटर नहीं बन सकते। मैंने ए के बनाए एक्स, बी के बनाए वाई, तो एक्स प्लस वाई मिला के भी हर हालत में 300 से कम ही होना चाहिए। पहला कंस्ट्रेंट क्लियर। और क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्वेटर्स ऑफ बी कैन नॉट एक्सीड। तो इसको ये अगर मैं इक्वेशन में लिखूं तो ये क्या हो गया, बी मतलब वाई, वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 100। दूसरा कंस्ट्रेंट। ठीक। इफ द कंपनी कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 120 हाउ मच स्वेटर। ठीक। और क्या कह रहा है, इट कॉस्ट 360 टू मेक। अच्छा दूसरी एक चीज और देखिए, एक्स भी 0 से बड़ा होना चाहिए, y भी 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x एंड y कैन नॉट बी नेगेटिव। x और y हमेशा नॉन नेगेटिव होंगे। ये कंस्ट्रेंट कॉमन है, ये हमेशा वैलिड होगा ही होगा। ठीक। अच्छा एक कंस्ट्रेंट और मिस हो रहा है, द कंपनी कैन मेक एट मोस्ट 300 स्वेटर्स एंड स्पेंड 72,000 रुपए पर डे। 72,000 रुपए से ज्यादा का खर्चा नहीं हो सकता। ठीक। अच्छा अब ये कंस्ट्रेंट कैसे बनाएंगे, देखो 360 रुपए लग रहा है ए को बनाने में, तो ए के मैंने कितने बनाए एक्स, तो 360x, ये चौथा कंस्ट्रेंट है। और बी को बनाने में 120 रुपए लग रहा है, बी के मैंने कितने बनाए वाई प्लस 120y। ये मिला के भी 72,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए क्योंकि मेरे पास 72,000 रुपए ही हैं, इससे ज्यादा पैसा मेरे पास नहीं है। अब ये मुझे दिख रहा है ये 12 से कटेगा तो ये हो गया 30x प्लस 10y इज लेस देन इक्वल टू 12, 6 72, 600। तो ये मेरी एक और कंस्ट्रेंट इक्वेशन है, दिस एंड दीज टू इक्वेशंस। ये चार बच्चों मेरी कंस्ट्रेंट इक्वेशंस आ गई हैं। तो मुझे अब क्या करना है, मुझे इन्हीं कंस्ट्रेंट्स इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर मैं ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन सॉल्व कर ले गया तो मेरा आंसर बन गया। अब कैसे सॉल्व करना है वो इंपॉर्टेंट है, वही मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे मैं कंस्ट्रेंट इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा। कंस्ट्रेंट इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मुझे इन सभी का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं
कि इन इक्वेशंस का ग्राफ कैसे बना सकते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे। एक यहां पर चेक कर लीजिए, एक जीरो मिस हो गया था, इसको जीरो ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। तो इस कंस्टेंट इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 600। फाइन। चलो अब मुझे इन तीनों इक्वेशंस को प्लॉट करना है। ध्यान से देखेंगे, प्लॉटिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट सीन है। अगर आपने प्लॉटिंग में गड़बड़ी कर दी तो सभी कुछ गलत हो जाएगा। चलो सबसे पहले मुझे प्लॉट करना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 300। तो ध्यान देंगे, मुझे केवल कॉर्नर पॉइंट चाहिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 300। देखो 11th में भी पढ़ चुके हो, मैं दोबारा बता रहा हूं, इनइक्वालिटी कोई भी लगी हो, जब मैं ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करता हूं तो पहले मैं लाइन बनाता हूं। तो मुझे x प्लस वाई इज इक्वल टू 300 वाली लाइन बनानी है। देखना है कि ये लाइन x एक्सिस को कहां काटेगी। ये लाइन x एक्सिस को वहीं काटेगी जहां y इज इक्वल टू 0 होगा। तो वो पॉइंट होगा बच्चों 300,0। तो ये लाइन मेरी कुछ, और y एक्सिस को कहां काटेगी, 300 x एक्सिस को काटेगी जहां पर y 0 होगा, तो 300,0, और y एक्सिस को कहां काटेगी जहां x 0 होगा, तो 0,300। तो मैंने मान लिया कि मेरी ये वाली जो लाइन है ये कुछ ऐसी है, ये ठीक। ये हो गया 0,300 पॉइंट, ये हो गया 300,0। ये मेरी पहली लाइन बन गई बच्चों। दूसरी लाइन जरा ध्यान से देखेंगे कैसे बन रही है। दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 100, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 100। तो ये लाइन आपकी x एक्सिस को कहां काटेगी, जहां y 0 है। y 0 मतलब x इज इक्वल टू माइनस 300। तो x इज इक्वल टू माइनस 100,0, ये पॉइंट आ गया। और y एक्सिस को कहां काटेगी, जहां x 0 होगा, तो y इज इक्वल टू 100। तो y इज इक्वल टू 100 मतलब ये लाइन आपकी कुछ, इसको स्ट्रेट बना लेता हूं, ये लाइन आपकी कुछ ऐसी होगी, ठीक। y इज इक्वल टू 100 यानी कि x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 100, ये पॉइंट आ गया, ठीक। ये मेरी लाइन थी बच्चों। लाइन लिखता जा रहा हूं, जो बना रहा हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 300, और ये लाइन है मेरी y इज इक्वल टू x प्लस 100। तीसरी लाइन है मेरी 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 600। तो ये कहां काटेगी, ये x एक्सिस को काटेगी जहां y 0 है, मतलब 200 पे यहां पे काटेगी, ठीक। और y एक्सिस को कहां काटेगी, जहां x 0 मतलब 600। तो ये बहुत ऊपर से कहीं से आएगी, ये लाइन काफी ऊपर से आएगी और ऐसे क्रॉस होगी। ये पॉइंट होगा मेरा x एक्सिस पे आ जाएगा 0, y एक्सिस पे आ जाएगा 600, यहां पर x एक्सिस पर आ जाएगा x y 200,0। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फीजिबल रीजन निकालना। बहुत ध्यान से समझेंगे। x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 300 मतलब इस लाइन के नीचे वाला रीजन, ये रीजन, ठीक है ना। फाइन। चलो दूसरा कह रहा है y इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 100 मतलब इस लाइन के भी नीचे वाला रीजन, ठीक। ये आप अपनी कॉपी पे बनाइए। तीसरा 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 600, तो ये रीजन, इस लाइन के इधर वाला रीजन, ठीक। ये अपनी कॉपी पे पॉज करिए और बनाइए, ठीक। और कंस्ट्रेंट क्या है, ये कंस्ट्रेंट तो यूनिवर्सल है। अब मुझे इन सभी रीजन्स का इंटरसेक्शन देखना है। जरा ध्यान से देखिए, इन सभी का इंटरसेक्शन आएगा ये और ये आएगा इन सभी पॉइंट्स का इंटरसेक्शन। इसको अपने आप बना के देखेंगे अभी, ये इन सभी पॉइंट्स का इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है। क्लियर है, इसको बना के देखिए। अगर इंटरसेक्शन ही आपने गलत निकाल दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब इंटरसेक्शन पे मैं कुछ पॉइंट्स मान लेता हूं ये O है, ठीक। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, और ये पॉइंट D है। देखो सबसे ज्यादा गलती होगी इस रीजन में। बहुत से लोग इस रीजन को भी इंक्लूड कर देंगे, ये नहीं इंक्लूड करना है, चेक करिए। तो मैं क्वाड्रेंट्स लिखता हूं। A का क्वाड्रेंट कितना है, 300,0। O का क्वाड्रेंट कितना है, -100,0। D के क्वाड्रेंट्स क्या है,
0,100 और मुझे किसके निकालने हैं? मुझे निकालने हैं बी और सी के। बी और सी के, तो बी और सी के कैसे निकलेंगे? बी कौन सा पॉइंट है बच्चों? बी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 300 एंड ये वाली मेरी लाइन थी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 600। इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो मैं सीधे वैल्यू लिख रहा हूं, आप निकाल के देखेंगे ये 150/150 आएगा। इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, आपको बी पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे ही सी पॉइंट कैसे निकलेगा? इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन, तो सी की वैल्यू आएगी बच्चों 100 कॉमा सी की वैल्यू आ जाएगी 100,200, ये आपकी सी की वैल्यू आएगी। भाई चलो अब ध्यान से देखिए, मुझे ए बी सी डी ओ ये सभी मिल गए हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैं फिर से लिखता हूं, क्या था मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन? वापस से स्क्रॉल करते हैं। हाँ, ये था मेरा बच्चों ऑब्जेक्टिव फंक्शन 200x प्लस 120y इज इक्वल टू z। मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था 200x प्लस 120y और मैंने कॉर्नर पॉइंट्स ये निकाल लिए, तो मैं इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स पे z की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है ना? तो z की वैल्यू उन सभी पॉइंट्स पे निकालूंगा। अच्छा, कॉर्नर पॉइंट्स में एक o भी है, दिस o इज 0,0, इसको ठीक करिए, o इज 0,0। देखिए लेंदी क्वेश्चन है, मैनुअल एरर हो सकता है, तो प्लीज बी अलर्ट। a 0, तो अब z की वैल्यू हर पॉइंट पे निकालूंगा। z की वैल्यू o पर कितनी आएगी? 0। ऐसे ही z की वैल्यू a पर कितनी आएगी? सॉल्व कर लेंगे तो आएगी 40,000। मैं सीधे वैल्यूज लिख रहा हूं, आप आई होप सॉल्व कर पाओगे। z a हो गया, z b पे निकालेंगे, b पे आएगा 48,000। ऐसे ही c पे z आएगा 44,000। ऐसे ही d पे z आएगा 12,000। ठीक, अब वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। मेरा क्वेश्चन कह रहा था कि मुझे क्या करना था? मुझे मेक मैक्सिमम प्रॉफिट, मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो इनमें से आपको मैक्सिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है? 48,000 वाली दिख रही है, ठीक है ना? तो ये वो कंडीशन है जब 48,000 वाला वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने के लिए ZB शुड बी 48,000। ये वो कंडीशन है जो मेरे बाकी सभी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक, अब 48,000 के लिए मैं कितने x बनाऊं और कितने y बनाऊं, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। फाइन, अगर मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन 48,000 है तो मैं कितने, भाई क्वेश्चन तो यही था ना कि मुझे कितने स्वेटर बनाने चाहिए कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो मैंने ग्राफ से क्या देखा कि मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज कब हो रहा है? जब मेरी इसकी वैल्यू आ रही है 48,000। फाइन, अब ये देखिए कि ये किस पॉइंट पर मैक्सिमाइज था? ये मैक्सिमाइज था बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। ठीक, तो बी पॉइंट पे मेरे एक्स और वाई की वैल्यूज कितनी थी? यहां पे देखिए, ये मेरा जो बी पॉइंट था इसका कोऑर्डिनेट था 150,150। इसका मतलब मैं स्वेटर ए भी 150 बनाऊं और स्वेटर बी भी 150 बनाऊं। दिस इज माय सॉल्यूशन। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था और सभी चीजें डिस्कस हो गई इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में मैं आपको ये चीज नहीं बताऊंगा, ये ग्राफ है, आपको इतने में समझ में आ गया होगा। मैं आपको फॉर्मुलेट करना बताऊंगा, ठीक है ना? ग्राफ वाला पार्ट आप 11th में कर चुके हो, मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ताकि आपका लॉजिक क्लियर हो जाए, एक बार रिवीजन हो जाए। ये सब चीजें आप कर चुके हो, मेथड मैंने बता दिया। अब मैं आंसर्स आपको बता दूंगा, बट मेरा फोकस होगा प्रॉब्लम को एनालाइज करना, कैसे हम प्रॉब्लम को बनाएंगे, ठीक है ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। डाइट प्रॉब्लम है ये, मैंने आपको बताया था 3 तरह के क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है, ये टाइप 2 है। तो क्वेश्चन कह रहा है अ डाइटिशियन हैज टू डेवलप अ स्पेशल डाइट यूजिंग 2 फूड्स। ठीक है ना? हमें अपने डाइट में 2 तरीके के खाने इस्तेमाल करने हैं, 2 तरीके के फूड्स यूज करने हैं, P एंड Q। ठीक है ना?
और दोनों के 30 ग्राम्स के पैकेट है। अब कंस्ट्रेंट क्या है? आपका जो P है इसमें 12 कैल्शियम है और 4 आयरन है एंड 6 आपका कोलेस्ट्रॉल है और 6 आपके विटामिन्स हैं, वाइटामिन्स। फाइन। ऐसे ही Q में क्या है? 3 कैल्शियम है एंड 20 आयरन है एंड 4 इज कोलेस्ट्रॉल एंड वाइटामिन्स हैं 3 यूनिट्स वाइटामिन्स। फाइन, ये मुझे दिया हुआ है। द डाइट रिक्वायर्स एटलीस्ट 240 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम, एटलीस्ट इतना। ये कंस्ट्रेंट्स है कि मुझे इतने कैल्शियम होना ही चाहिए, इतना आयरन होना चाहिए, इतना कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, XYZ। अब अगेन मुझे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैं कहां से बनाऊंगा? जो मुझे क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन कह रहा है, 2 पार्ट्स हैं, दोनों में कह रहा है हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड शुड बी यूज्ड टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए। तो सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ फूड पैकेट्स चाहिए, तो मान लेता हूं P के मैंने X बनाए और Q के मैंने Y बनाए। फाइन, P के मैंने X पैकेट बनाए और Q के मैंने Y पैकेट बनाए। यहां से मेरा डिस्कशन चालू होता है। ठीक, चलो अब अगेन आते हैं अपने कंस्ट्रेंट पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ईच पैकेट कंटेनिंग 30 ग्राम्स ऑफ फूड, P कंटेन्स 12 यूनिट्स। अब ये मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूं कि किसमें कितना कितना कंटेंट है, किस किस उसका। ठीक, तो अब आते हैं, P मैंने X बनाए हैं और P में आपके पास 12 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम है। P में बच्चों कैल्शियम है 12 यूनिट और Q में कैल्शियम है 3 यूनिट। और क्वेश्चन कह रहा है कि उन्हें एटलीस्ट 240 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम चाहिए। ठीक है ना? तो क्या कंस्ट्रेंट बना? 12x प्लस 3y एटलीस्ट, मतलब कम से कम, इज ग्रेटर देन 240। ये मेरा पहला कंस्ट्रेंट बना। ठीक, अच्छा दूसरे आइए, 460 यूनिट्स ऑफ आयरन, आयरन के 460 यूनिट चाहिए, मतलब 4x प्लस 20y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 460। ये मेरा दूसरा कंस्ट्रेंट बना। एट मोस्ट, ध्यान देंगे, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 300 यूनिट कोलेस्ट्रॉल चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल यहां पे है 6x प्लस 4y, ज्यादा से ज्यादा मतलब इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 300। तो ये मेरा दूसरा कंस्ट्रेंट, ये मेरा तीसरा कंस्ट्रेंट, ये मेरे तीनों बच्चों कंस्ट्रेंट बन गए। ठीक है ना? अच्छा, बाकी ऑब्वियसली ये मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल कंस्ट्रेंट है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी भी मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं बना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ध्यान से देखिए क्या है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कह रहा है कि मुझे मिनिमाइज करना है क्या? विटामिन ए का कंटेंट मुझे मिनिमाइज करना है। तो कितने विटामिन थे? यहां पर थे 6। तो मान लेता हूं मेरा z ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो z क्या हुआ? x मैंने P के पैकेट बनाए हैं, तो P में 6 विटामिन थे, तो 6x एंड यहां पर कितने थे? 3y। तो ये मुझे बच्चों मिनिमाइज करना है एक केस में, एक केस में मुझे ये मैक्सिमाइज करना है। मतलब मुझे करना क्या है? मुझे सिंपली अपनी इक्वेशंस को प्लॉट करना है। तो मैं इन इक्वेशंस को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। जैसे ये 3 से कटेगा तो 4x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। ये एक इक्वेशन आ गई। ये आ जाएगा x प्लस 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 1 4, 4 1 4, 15। और ये आ जाएगा आपका 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 150। ठीक है ना? तो ये बच्चों मेरी 3 इक्वेशंस बन गई। अब मुझे इन तीनों के ग्राफ बनाने हैं और कंस्ट्रेंट्स चेक कर लेने हैं। ग्राफ बना के कंस्ट्रेंट्स चेक करना इज वेरी वेरी इजी। सेम प्रोसेस है जो मैंने अभी पिछले चैप्टर में या पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है। फटाफट से मैं आपको बता देता हूं कैसे चेक करना है। इनफैक्ट ये सिंपल है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 4x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। तो ये x एक्सिस को कहां काटेगा? जहां y 0 होगा। y 0 मतलब 20 पर काटेगा ये x एक्सिस को। ठीक है ना? 4x प्लस y इज इक्वल टू 80।
ऐसे ही x प्लस 5 और ये y एक्सिस को कहाँ काटेगा, जहां x 0 होगा, यानी कि 80,0, मतलब ऐसी कुछ लाइन आएगी। x प्लस y इज इक्वल टू 1, x को x एक्सिस को काटेगा ये 223 पे, मतलब कुछ ऐसी लाइन आएगी, ये लाइन आपकी कुछ ऐसी आएगी, ठीक है ना। और 3x प्लस 2y x एक्सिस को ये काटेगा 125 टू 7 14 75 पर, और y एक्सिस को ये काटेगा 75 पे, मतलब ये लाइन आपकी कुछ ऐसी आएगी, ऐसी, ठीक है ना। जब आप कंस्ट्रेंट निकालोगे तो कंस्ट्रेंट्स आपके ऐसे आ जाएंगे। सिंपल है, मैं ग्राफ पे अब नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको प्रॉब्लम सिंथेसाइज करना बता रहा हूं। बहुत ही सिंपल है, ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लीजिएगा, 3 कॉर्नर पॉइंट्स, एंड कॉर्नर पॉइंट्स पे सभी वैल्यूज निकाल लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। फाइन। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में प्रॉब्लम को बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है, तो मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगा। ग्राफिकल मेथड पर आई एम नॉट एम्फसाइजिंग। अगर इन केस आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, वैसे आई डोंट थिंक कि बनाने के बाद आपको प्रॉब्लम आएगी, तो आप मेरे को डिस्कॉर्ड पे या व्हाट्सएप फेसबुक पे किसी पर भी टेक्स्ट कर देना, आई गेट सेंड यू द सॉल्यूशन। चलिए अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए बच्चों, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम फॉर द लेक्चर एंड दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ध्यान से देखेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एमएल अग्रवाल में भी सॉल्व है। क्वेश्चन कह रहा है A company has 2 factories located at P and Q। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दूं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में एक फिक्स्ड तरीके से ही सारे क्वेश्चंस होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेथड समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी है जिसके पास 2 फैक्ट्रीज हैं, P और Q, ठीक। तो कैसे लिखूंगा, मान लेता हूं ये है मेरी फैक्ट्री P, दिस इज फैक्ट्री P एंड दिस इज फैक्ट्री Q, ठीक, फाइन। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, इट हैज 3 डेपोज सिचुएटेड एट ए बी एंड सी। इसके पास 3 डेपो हैं, मतलब जहां पे आप माल सप्लाई करोगे या जहां से आप माल उठाओगे, सामान उठाओगे गुड्स की डिलीवरी के लिए, ए बी एंड सी, ठीक। बिल्कुल ऐसे ही होगा सभी क्वेश्चंस, हमेशा ऐसे ही डायग्राम बनेगा। द वीकली रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेपोज एट ए बी एंड सी आर 5 यूनिट्स। यहां पर 5 यूनिट हर वीक चाहिए, इसकी 5 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, इसकी 4 यूनिट की रिक्वायरमेंट है। वाइल द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एट पी एंड क्यू आर, यहां पर 8 की कैपेसिटी है बनाने की, यहां पर 6 की बनाने की कैपेसिटी है, ठीक। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे सर्कल कर लेंगे। ये मेथड ध्यान से देख लीजिए, सभी क्वेश्चंस में हम यही मेथड बेटा फॉलो करेंगे, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जब भी आएगा आपका यही अप्रोच होगा, फाइन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको पी से, डेपो पी से यहां से ए तक ले जाने की कॉस्ट दी हुई है, कितनी है, 160 रुपीज, ठीक। पी से बी तक जाने की कॉस्ट है बच्चों 100 रुपए, और पी से सी तक जाने की कॉस्ट है बच्चों 150 रुपए, ठीक है ना। ऐसे ही मुझे क्या दिया है, Q से A तक जाने की कॉस्ट, ये कॉस्ट मुझे दी हुई है, ये है 100 रुपए। ऐसे ही Q से B तक जाने की मुझे कॉस्ट दे रखी है 120 रुपए। देखिए ये मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप चार्ट को डिकोड करोगे। 120 रुपए, और ये कॉस्ट आपको दी है Q से C जाने की, ये भी दी है आपको 100 रुपए, ठीक। अब वो कह रहा है कि हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ईच फैक्ट्री। फैक्ट्री कौन कौन सी है, 2 फैक्ट्री P और Q, सो दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। अब ध्यान से समझिए, मान लेते हैं P से मैंने X यूनिट्स ट्रांसपोर्ट की, किसको, A को, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब A को कितनी चाहिए, A को 5 चाहिए, लेकिन 5 में से X तो उसे P ने दे दी, तो बची हुई कितनी है 5 माइनस X, वो उसे कौन देगा, Q देगा, ठीक है ना। ऐसे ही देखो, मान लिया P ने Y यूनिट्स, अब मैं लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल की रखना चाहता हूं, मान लेता हूं P ने Y यूनिट्स B को दी, अब B को कितनी चाहिए थी 5, तो B को बाकी कितनी बची 5 माइनस Y, ये कहां से मिल रही होंगी, दूसरी फैक्ट्री से, Q से, ठीक है ना। अब देखो P की कैपेसिटी कितनी थी
8 की। भाई P की कैपेसिटी 8 की थी, जिसमें से X उसने A को दे दी, Y उसने B को दे दी, तो C को वो कितनी देगा? 8 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है ना। अब इसको 4 चाहिए थी C को, जिसमें से 8 माइनस एक्स माइनस वाई इसे वहां से मिल चुकी है, तो कितनी बची? बची 4 माइनस 8 माइनस एक्स माइनस वाई। ये इसे कहां से मिलेंगी? Q से मिलेंगी। ठीक है ना। तो ये ही केस है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 4। अब ध्यान से देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। P के पास 8 यूनिट बनाने की कैपेसिटी थी, Q के पास 6 यूनिट्स को होल्ड करने की या बनाने की कैपेसिटी थी। ठीक है ना। A, B और C की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स थी। मैंने मान लिया P ने x यूनिट A को दी, बट A तो 5 से ज्यादा ले नहीं सकता, तो x उसे P ने दे दी है, तो बची कितनी? 5 माइनस एक्स। वो उसे कौन देगा? Q देगा। ठीक है ना। B के पास 5 की मैक्सिमम कैपेसिटी है, मगर Y उसे P ने दे दी, तो बची कितनी? 5 माइनस वाई। वो उसे कौन देगा? Q देगा। अब P तो 8 ही कई उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी, लेकिन X और Y वो A और B को दे चुका है, तो बचा कितना? 8 माइनस एक्स माइनस वाई। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलो अब जरा कंस्ट्रेंट इक्वेशंस पे आते हैं। क्या क्या है? पहली चीज देखिए, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसकी कोई बात ही नहीं है। फाइन, इसमें कोई ऐसा इशू ही नहीं है। दूसरी चीज देखो, यहां से आओ, 8 माइनस एक्स माइनस वाई, ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 100% ये 0 से बड़ा होगा। भाई नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो मैं सप्लाई कर रहा हूं वो नेगेटिव थोड़ी हो सकती है। तो यहां से मुझे क्या मिला? x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8। अब यहां से आइए, 5 माइनस एक्स भी 0 से बड़ा होना चाहिए। फाइन, अगर 5 माइनस एक्स मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो क्लियरली x मेरा 5 से छोटा होना चाहिए। ऐसे ही 5 माइनस वाई भी मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए। भाई नेगेटिव क्वांटिटी दूंगा नहीं, तो मेरा y भी 5 से छोटा होना चाहिए। दूसरी चीज देखिए, x प्लस वाई माइनस 4, ये भी मेरा नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहां से जरा बच्चों देखिए मेरी कंस्ट्रेंट इक्वेशंस कितनी बनती हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत सिंपल है। अगर आप एक बार ट्रांसपोर्टेशन का चार्ट बना ले गए तो क्वेश्चन में फिर मजा आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कंस्ट्रेंट इक्वेशंस क्या क्या है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज लेस देन इक्वल टू 5, y इज लेस देन इक्वल टू 5, x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 8 एंड x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इतने मेरे पास कंस्ट्रेंट्स हैं। अब अभी भी मेरा गेम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने अभी तक ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही नहीं बनाया है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज करनी है। तो भाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो मैंने सबके साथ बगल में लिखी दी है, इसको मिनिमाइज कर लेता हूं। चलो क्या आएगा? z इज इक्वल टू, इस ट्रांजिशन में कॉस्ट है 160 रुपए, तो 160x। मैं टोटल कॉस्ट की बात कर रहा हूं। यहां पर है 100 रुपए, तो प्लस 100y। यहां पर कितना है? प्लस 150। यह आ जाएगा 8 माइनस एक्स माइनस वाई। ये तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन हुआ P से। अब इसमें मुझे Q का भी तो ऐड करना पड़ेगा। 5 माइनस एक्स इंटू 100 प्लस 5 माइनस वाई इंटू 120 प्लस x प्लस वाई माइनस 4 इंटू 100। तो देखो अगर आपने चार्ट ठीक से बनाया है तो चीजें बहुत आसान हो गई। इसको सॉल्व करने के बाद मैं सीधे आपको एक्सप्रेशन बता रहा हूं क्या आएगा। ये आएगा 10 टाइम्स ऑफ x माइनस 7y प्लस 190। ये आपका सीधे सीधे फंक्शन आ जाएगा। फाइन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्लियर है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपने बना लिया है, कंस्ट्रेंट्स आपके सामने हैं। अब बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको, जैसे मैंने एग्जांपल 1 में बताया था, वैसे आपने ग्राफ बना के इसको सॉल्व कर लेना है। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम समझ में है। देखिए सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसी क्वेश्चन के आने की है, ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी होता है। क्लियर है? चलिए बच्चों, फिर लीनियर प्रोग्रामिंग का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस में डाउट है तो प्लीज कमेंट्स में मेंशन करिएगा। इफ यू वांट आई कैन मेक वन मोर लेक्चर ऑन प्रॉब्लम्स आल्सो, बट अभी के लिए आई गेस लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो आई नीड टू टर्मिनेट इट एट दिस पर्टिकुलर टाइम।
As I always say, in case you have find the content of the lecture worthy enough, do like it, share it, subscribe the channel, share the video amongst your friends. Stay healthy, stay safe, and most importantly, study well. Thank you.